मोहनचंद रोज सुबह की तरह इस सुबह भी अराउंड 4 से 4:30 बजे के आसपास जंगल की तरफ जा रहे थे फ्रेश होने के लिए। लेकिन इसी बीच में मोहनचंद को किसी चीज़ की ठोकर लगती है। वो एक गड्ढे के अंदर जाके गिर जाते हैं। गड्ढा देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इस गड्ढे को अभी अभी खोदा गया है। जैसे तैसे कर मोहनचंद अपने आप को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। लेकिन इसी बीच में मोहनचंद को ऐसा लगता है कि शायद उनके सामने कोई बैठा हुआ है। जस्ट टू बी श्योर मोहनचंद अपनी जेब से माचिस निकालते हैं और माचिस निकाल कर जैसे ही माचिस की तीली जलाते हैं तो सामने जो चीज़ें होती हैं उसे देखने के बाद में मोहनचंद को बहुत बड़ा शौक लग जाता है। और यह सब कुछ देखकर मोहनचंद चीखना चाहते थे, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी वो उनके मुंह से बाहर ही नहीं आती है। दरअसल मोहनचंद के सामने एक 22 साल की लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो पूरी तरीके से नेकेड थी एंड उसकी ही चुनरी से उसके गले को घोटा गया था और उसकी ही सलवार से उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे। इस तरीके की डेड बॉडी अपने सामने देखना, वो भी सुबह के लगभग 4:30 बजे के आसपास जंगल के अंदर, चूंकि अंधेरा होता है, मोहनचंद बहुत ज़्यादा चीखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी ये उनके मुंह से बाहर ही नहीं आ रही थी। जैसे तैसे कर मोहनचंद अपने आप को संभालते हैं एंड संभालने के बाद में एक बहुत ज़ोर की चीख मारते हैं। अब चूंकि 4:30 बजे के आसपास उस जंगल के अंदर मोहनचंद की तरह कुछ और लोग भी फ्रेश होने के लिए आए थे, और जैसे ही वो लोग मोहनचंद की आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत मोहनचंद की साइड में भागने लग जाते हैं। एंड उसके बाद में वो सारे लोग जब मोहनचंद के पास में पहुंचते हैं, वहां पर जाने के बाद में वो लोग रोशनी करते हैं। अब जैसे ही रोशनी करते हैं तो वो अपने सामने एक डेड बॉडी पाते हैं। ये सारे ही लोग कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते, कुछ बोल पाते, इससे पहले ही इन्हें झाड़ियों की हिलने की आवाज़ आती है। जैसे ही ये झाड़ियों की साइड में देखते हैं तो देखते क्या है कि दो लड़के हैं, वो झाड़ियों की साइड से बहुत तेज़ के साथ में भाग रहे हैं। अब ये सारे लोग भी उन दोनों ही लड़कियों के पीछे भागते हैं एंड जैसे तैसे कर हाँफते कांपते उन लड़कों को पकड़ लेते हैं। एंड जब इन लड़कों को पकड़ा गया था तो उन लोगों ने इन लड़कों को पहचान लिया और उसके बाद में ये जो खबर थी पूरे गाँव के अंदर आग की तरफ फैल चुकी थी। देखते ही देखते पूरे गांव से अराउंड 400 लोगों के आसपास एक भीड़ जो थी वो लोगों की उस जंगल के अंदर जमा हो जाती है। और उसके बाद में सारे ही लोग इन दोनों ही लड़कों को बहुत ही बेरहमी के साथ में पीटने लग जाते हैं। कोई इन लड़कों को उधर खींच रहा था, कोई इधर खींच रहा था, और बड़ी ही बेरहमी के साथ में उन दोनों लड़कों की पिटाई कर रहा था। एंड थोड़ी ही देर के बाद में गाँव वालों को जब रियलिटी पता चलती है तो उसके बाद में उनका ह्यूमैनिटी के ऊपर से विश्वास ही उठ जाता है। वेलकम टू दी शो। मेरा नाम है शावेज मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिडन ट्रूथ। एंड दोस्तों, ये जो रियल इंसिडेंट मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये रियल इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के नूनाखेड़ा गांव में। एंड इस गांव के पास में जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है उसका नाम है दीताबी। एंड जब गांव वाले इन दोनों ही लड़कों को मार रहे होते हैं तो उसी बीच में एक व्यक्ति उस भीड़ में से बाहर निकलता है और वो वापस से गाँव की तरफ भागता है। गाँव की तरफ भागने के बाद में वो सिर्फ एक इंसान के पास में पहुँचता है और इन इंसान का नाम होता है मोहर सिंह। जो मोहर सिंह थे ये गाँव के बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार घरानों में से एक थे। काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़मीन थी, काफ़ी ज़्यादा इनकी जायदाद थी। एंड उसके बाद में वो जो व्यक्ति मोहर सिंह के पास में पहुंचा था, वो पहुंचने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक बात कहता है कि बाबा जल्दी चलो, नहीं तो गांव वाले हमारे बच्चों को मार देंगे। जैसे ही ये बात मोहर सिंह सुनता है वो तुरंत वापस से जंगल की तरफ भागता है। अब जैसे ही जंगल में भागने के बाद में मोहर सिंह सामने देखता है तो देखता क्या है कि तकरीबन 450 के आसपास लोग होंगे और वो इनके बच्चों को बहुत ही बेरहमी के साथ में पीट रहे हैं। एंड उसके बाद में मोहर सिंह तुरंत अपने बच्चों को बचाने के लिए उस भीड़ के अंदर घुस जाते हैं। तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन मोहर सिंह जल्दी ही समझ जाते हैं कि गांव वालों से उनके बच्चों को छुड़ा पाना शायद ही इम्पॉसिबल है। इसलिए मोहर सिंह वापस भागते हैं और भागने के बाद में सीधा दीताबी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद में पुलिस के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने चीखने लग जाते हैं और कहते हैं कि साहब जल्दी चलो, नहीं तो गाँव वाले हमारे बच्चों को मार डालेंगे। एंड पुलिस वाले जब मोहर सिंह को इस तरीके से परेशान देखते हैं तो तुरंत सारी कहानी पूछने के बाद में तुरंत मोहर सिंह को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं एंड उसी जंगल की तरफ जाते हैं जिस जंगल के अंदर ये पूरा इंसिडेंट चल रहा था। एंड जब तक पुलिस इस गांव के उस जंगल में पहुंची थी, तकरीबन जब तक 5:30 बजे के अराउंड का समय हो चुका था। एंड जब से ये इंसिडेंट हुआ था, जब से लगभग 1-1.5 घंटे का समय गुजर चुका था और जब से ही गांव की एक भीड़ इन दोनों ही लड़कों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते ही जा रही थी। एंड पुलिस वाले जो थे वो जैसे तैसे कर उस भीड़ को एक साइड करते हैं और उसके बाद में इन दोनों ही लड़कों को उठाते हैं। लेकिन एट द मोमेंट देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद ही इन दोनों लड़कों को अब बचाया जा सकता है, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही लड़के बेसुध हो चुके हैं और शायद इनकी जान जा चुकी है। एंड पुलिस वाले उसके बाद में इस पूरे केस को तो वहीं पर एक तरीके से पॉज करते हैं और इन दोनों को लेकर सीधा तीताबती के PSC हॉस्पिटल पहुंचते हैं
और वहाँ पर जब इन दोनों को इलाज के लिए लेके जाया जाता है तो पीएचसी जो थी वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं एंड कहते हैं कि इन दोनों को शायद यहाँ पर बचाया ना जा सके, इसलिए इन्हें हायर मेडिकल में लेकर पहुँचो। उसके बाद में पुलिस वाले उन्हें हायर मेडिकल सेवाओं के लिए आगे लेके जाते हैं एंड जैसे ही गाँव वालों को ये पता चलता है कि पुलिस जो थी वो उन दोनों का इलाज करा रही है, तो जो गांव वाले थे ये उल्टा पुलिस के ही ऊपर भड़कने लगते हैं, क्योंकि गांव वाले ये चाहते थे कि उन दोनों का कोई भी ट्रीटमेंट ना कराया जाए बल्कि उन दोनों को ऐसे ही मरने दिया जाए। लेकिन पुलिस वाले जैसे तैसे गांव वालों को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं और उनको वापस भेज देते हैं। लेकिन थोड़े ही समय के बाद में गाँव वाले फिर से इकट्ठा होकर हायर मेडिकल वाली जगह पर जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पर जाने के बाद में भी हल्ला गुल्ला करते हैं। लेकिन फिर एक बार पुलिस वाले इन गाँव वालों को समझाते हैं और वापस भेज देते हैं एंड आफ्टर 3 डेज इन दोनों को होश आ जाता है और उसके बाद में पुलिस वाले इन दोनों लड़कों से पूछताछ करते हैं। अब जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो पहले लड़के का नाम होता है पंकज सिंह, जो कि इन मोहर सिंह का पोता था। मोहर सिंह ये वही व्यक्ति थे जो बुजुर्ग व्यक्ति गांव के थे और वो काफ़ी ज़्यादा धनी परिवार में से थे। एंड दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम बिट्टू था। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि पहले पंकज सिंह से ही पूछताछ की जाए और पंकज सिंह से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो पंकज सिंह पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन पुलिस वाले समझ चुके थे कि पंकज सिंह झूठ बोल रहा है, इसलिए पुलिस वाले पंकज सिंह से अपना वाला रोल निभाते हैं एंड जब उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, थोड़ी सी उसको डराते हैं, धमकाते हैं, तो पंकज सिंह पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है। पंकज सिंह पुलिस को बताता है कि जब उसकी उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास थी तो उसी समय उसकी माँ गाँव के ही किसी लड़के के साथ में भाग गई थी और अब उनके घर में कोई महिला नहीं थी बल्कि पंकज सिंह, उसके दादा मोहर सिंह और उसके पिता सुरेंद्र सिंह थे। सारी ही चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, लेकिन इस परिवार में महिला ना होने का गम हमेशा रहा, क्योंकि ना खाना सही से मिल पाता था, ना कपड़े ठीक से धुले हुए मिल पाते थे और इसी वजह से जो पंकज सिंह था ये कभी कभी उदास भी रहा करता था। लेकिन जितना हो सकता था मोहर सिंह और सुरेंद्र सिंह अपने उस बच्चे के लिए किया करते थे। टाइम से उसको पका कर खाना खिलाते थे एंड उसके कपड़े वगैरह सब धोकर दे दिया करते थे। और दोस्तों यही वजह थी कि पंकज सिंह को किसी चीज़ की माँ के ना होते हुए भी कोई कमी नहीं हुई थी। और चूंकि जो मोहर सिंह थे ये परिवार इनका जो था वो गांव का एक संपन्न परिवार था, तो इसलिए भी फाइनेंशियली भी पंकज सिंह को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हालांकि घर के अंदर 3 पुरुष थे, लेकिन तीनों ही पुरुष वेल सेटेड थे, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी थी नहीं, फाइनेंशियली मजबूत थे। और परिवार में मोहर सिंह चूंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे तो वो घर के कामकाज में भी काफ़ी ज़्यादा हाथ बटा दिया करते थे। लाइफ पूरी सेटेड थी। और जो सुरेंद्र सिंह थे उन्होंने भी ज़िंदगी का जो सच था उसको कबूल कर लिया था और उन्होंने अपनी इस पूरी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया था और वो सोच रहे थे कि इसी तरीके से उनकी जो ज़िंदगी है वो आगे चलने वाली है। लेकिन उसके बाद में इन तीनों की कहानी में एक ट्विस्ट आता है। परिवार के जो बुजुर्ग व्यक्ति मोहर सिंह थे वो एक दिन सुरेंद्र सिंह से कहने लगते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी चली गई, अब उसके बाद में हम तीनों ही पुरुष हैं इस घर के अंदर और कोई है नहीं, तो कब तक हम लोग अपने हाथ से खाना बनाएंगे, कब तक हम लोग अपने हाथ से कपड़े धोकर पहनेंगे। बेहतर यही होगा कि बेटा तुम शादी कर लो। ज़िंदगी की जो कड़वी सच्चाई है उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए। मोहर सिंह की ये बात सुरेंद्र सिंह को पसंद आ जाती है। उसके बाद में सुरेंद्र सिंह शादी करने के लिए तैयार होते हैं और फाइनली सुरेंद्र सिंह की शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में एक नया मोड़ जब आता है जब पूरे गांव को ये पता चलता है कि सुरेंद्र सिंह की ये शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जिसकी उम्र महज 22 साल के आसपास है। उसका नाम पुष्पा है। अब पुष्पा ना कि 22 साल की उम्र की एक लड़की थी, बल्कि देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि पूरे गांव के अंदर पुष्पा के ही चर्चे हुआ करते थे। और ये जो शादी थी, ये शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हुई थी। लड़की के घर परिवार वालों ने ये शादी बहुत ही धूमधाम के साथ में की थी। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से की गई थी। इस शादी के अंदर बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे जो इस शादी के अंदर आए थे। बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया गया था। पुष्पा भी खुश थी, लेकिन पुष्पा को ये नहीं पता था कि शादी के बाद की उसकी जो लाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरी हो सकती है। क्योंकि पुष्पा जिसकी शादी हुई थी तब उसकी उम्र 22 साल के आसपास थी, लेकिन पुष्पा ने जिस व्यक्ति सुरेंद्र से शादी की थी, सुरेंद्र का एक बेटा था जिसकी उम्र महज 19 साल के आसपास थी। उसका नाम पंकज था और पंकज कभी भी पुष्पा से माँ कहकर बात ही नहीं करता था। पंकज हमेशा पुष्पा से ये कहा करता था कि पुष्पा खाना दे दो, पुष्पा पानी दे दो, पुष्पा कपड़े दे दो। और ये बात कहीं ना कहीं पंकज के पिता सुरेंद्र सिंह को नागवार गुजरती थी और वो कई बार अपने बेटे पंकज को इस बात को लेकर डांट दिया करते थे। लेकिन जो पंकज था उसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं था। इसलिए जो परिवार के मुखिया मोहर सिंह होते हैं वो भी पंकज को बहुत ही प्यार से समझाते हैं और कहते हैं, बेटा भले ही पुष्पा उम्र में तुझसे महज 3 साल बड़ी है, लेकिन रिश्ते में वो तेरी माँ है और तुझे माँ के तौर पर उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
लेकिन दोस्तों पंकज जो था उसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं था, बल्कि पंकज अक्सर अपनी माँ को घूरता ही रहता था। कभी उसे नहाते हुए देखता, तो कभी उसे बेड पर सोते हुए देखता, तो कभी उसे खाना बनाते हुए देखता। इस तरीके से वो लगातार अपनी माँ पुष्पा को देखता ही रहता था। यानी पंकज की जो इंटेंशन थी वो पुष्पा के लिए बहुत ज़्यादा अलग थी। और हद तो जब हो जाती है कि जब पंकज एक दिन पुष्पा का हाथ पकड़ लेता है। पुष्पा रोते हुए मोहर सिंह के पास पहुंचती है, जो मोहर सिंह पुष्पा के ससुर थे। और उन्हें जाने के बाद में सारी चीज़ें बताती है कि पंकज मेरे साथ में कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है। ये बातें मोहर सिंह को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती हैं और वो पंकज सिंह को डांटते हुए अपने पास बुला के लेके आते हैं। एंड उसके बाद में पंकज से कहते हैं कि देखो जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है। और उसके बाद में मोहर सिंह पंकज से कहते हैं कि आज के बाद में तुम पुष्पा को इस नज़र से कभी नहीं देखोगे, पुष्पा का नाम लेकर कभी नहीं बुलाओगे। और बड़ी ही हैरानी के साथ में वो कहते हैं कि बेटा मैं आज से तुम्हारी आज़ादी छीनता हूँ। इस घर के अंदर तुम जिस तरीके से आज़ाद तरीके से घूम सकते थे अब नहीं घूम सकते। जब भी तुम इस घर के अंदर कहीं जाओगे तो मेरी बिना मर्जी के तुम नहीं जा सकते। खासकर पुष्पा के रूम में तो तुम बिना मेरी इजाज़त के जा ही नहीं सकते। उसके बाद में पंकज तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जहन में, उसके माइंड में कुछ गंदा चल रहा था और वो पुष्पा के साथ में कुछ बहुत ज़्यादा गलत करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी पुष्पा की। पुष्पा ने अपने इस रिश्ते को बनाए रखा। उसने कभी भी पंकज को कोई भी लिफ्ट नहीं दी। पुष्पा जानती थी कि वो पंकज से महज 3 ही साल बड़ी है, लेकिन वो रिश्ते में उसकी माँ है और उसकी शादी उसके पिता के साथ में हुई है। पंकज ने अपने रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखा। अक्सर इस उम्र में लोग बहक जाया करते हैं। एक तरफ पुष्पा इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही थी कि उसको कभी भी अपनी मर्यादाओं को तार तार न करना पड़े, कभी भी उसकी वजह से उसके परिवार का सर शर्मिंदगी से झुके ना। और पुष्पा एकदम बेहतरीन रास्ते पर जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो पंकज था उसका इंटेंशन पुष्पा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब जब पंकज को ऐसा लगता है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने दोस्त बिट्टू के पास पहुंचता है। एंड बिट्टू के पास में पहुंचने के बाद में वो उससे सारी चीज़ें डिस्कस करता है कि उसे अपनी स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वो उसके सामने सब कुछ कहता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी माँ उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। जबकि पंकज फिजिकली अपनी रिश्ते में माँ पुष्पा के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। जब वो सारी बातें बिट्टू को बताता है तो बिट्टू उसे एडवाइस देता है, और एडवाइस भी बहुत ज़्यादा गलत देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सही दोस्त की संगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिट्टू पंकज को कुछ नींद की गोलियां देता है एंड उसके बाद में कहता है कि ये नींद की गोलियां तुम्हें अपनी स्टेप मॉम पुष्पा को देनी है, लेकिन जब तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादा घर पे ना हो। एंड उसके बाद में वो कहता है या तो तुम उसके खाने में मिला देना या फिर उसकी चाय में मिला देना। और उसके बाद में पंकज उन नींद की टैबलेट को लेकर अपने घर आ जाता है। एंड उसके बाद में पंकज वेट करने लगता है। 2-3 दिन का समय गुजर जाता है। पंकज को वेट था कि कब उसके पिता घर से बाहर जाएं एंड उसके बाद में वो जो उसके दिमाग में चल रहा है उन सारी चीज़ों को अंजाम दे। जो नींद की टैबलेट थी उसने बहुत संभाल के रख रखी थी। फाइनली दोस्तों वो दिन आता है। पंकज के पिता खेती के कामकाज के सिलसिले में गाँव से कहीं बाहर जाते हैं और पंकज को ये पता था कि आज उसके पिता लौटने वाले नहीं हैं। और इस घर के अंदर एक रिवाज ये था कि शाम को सब लोग दूध पीकर ही सोया करते थे, क्योंकि परिवार के अंदर पैसे की, दूध की, चीज़ों की कमी नहीं थी। एंड उसके बाद में होता भी ऐसा ही है। पंकज अपने दादा और अपनी माँ को दूध के गिलास देता है, लेकिन उससे पहले उसने उस दूध में वो सारी की सारी नशे की टैबलेट जो थी वो डाल दी थी। और उसके बाद में वो दूध पुष्पा ने भी पिया था और पंकज के दादा उन्होंने भी पिया था। एंड उसके बाद में पंकज को जब लगता है कि दोनों को नशा होने लगा है, क्योंकि दादाजी को नींद की गोलियां उसने इसलिए दी थी कहीं ऐसा ना हो कि आधी रात को दादाजी उठकर आ जाएं और वो पकड़ा जाए। जब पंकज को ये दिखने लगता है कि असर शुरू हो गया है, तो वो दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने दोस्त बिट्टू के पास पहुंचता है एंड उसको बताता है कि असर हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में बिट्टू से एक और एडवाइस देता है। वो कहता है कि अगर तुम घर के अंदर ये सारी चीज़ें करोगे तो हो सकता है तुम पकड़े जाओ। बेहतर यही होगा कि तुम उसे अपने घर से निकाल कर जंगल में ले जाओ। रात के अराउंड 11:30 बजे के आसपास पंकज अपनी माँ पुष्पा को कंधे पर उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता है, क्योंकि पंकज का जो घर था उस घर से तकरीबन 40 से 50 मीटर दूरी पर जंगल शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही घना जंगल था। एंड जब पंकज पुष्पा को लेकर उस जंगल के अंदर पहुंचता है तो बिट्टू पहले से ही वहां पर मौजूद था। बिट्टू और पंकज ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली हम लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे आज वो दिन आ गया है। जो प्लानिंग उनकी थी वो आज एग्जीक्यूट होने वाली है। और उसके बाद में ये दोनों एक हो जाते हैं एंड उसके बाद में ये लोग बारी बारी से पुष्पा के साथ में रेप करते हैं। एंड दोस्तों ये लोग इतना ब्रूटली रेप करते हैं कि इन दोनों के मन में ये बहस थी कि कौन ज़्यादा बार पुष्पा के साथ में इंटीमेट होगा। एंड उसके बाद में अचानक से इन दोनों को महसूस होता है कि पुष्पा को होश आ रहा है। उसके बाद में जब इनको लगता है कि पुष्पा को होश आ रहा है तो ये पुष्पा के ही दुपट्टे को, उसकी ही चुनरी को उसके मुंह में ठूंस देते हैं एंड उसकी ही सलवार से उसके हाथ और पाँव बांध देते हैं।
और लगातार उसके साथ में ब्रूटली रेप करते रहते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में बिट्टू को ये आभास होता है कि पुष्पा की सांसें थम गई हैं, और यही बातें वो इस पंकज को भी बताता है। और थोड़ी ही देर के बाद में जो पुष्पा होती है उसकी जान चली जाती है। और दोस्तों जब ये लोग ये देखते हैं कि आखिरकार पुष्पा की जान चली गई है, तो इन लोगों को रियलाइज़ होता है कि इन लोगों ने आखिर क्या कर दिया है। सो अब इनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसके बाद में जो बिट्टू था भागता है और अपने घर चला जाता है, और वहाँ से फावड़ा या कुछ और टूल्स गड्ढा खोदने के लिए जंगल में लेके आ जाता है। उसके बाद में ये दोनों जंगल के अंदर गड्ढा खोदते हैं, और ये लोग पुष्पा को दफनाने ही वाले होते हैं कि इसी बीच में इन्हें ध्यान आता है कि इन्होंने पुष्पा के कपड़े न जाने कहाँ फेंक दिए हैं, और कपड़े अगर सुबह को किसी को मिलेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए चूंकि 4:30 बजे के आसपास का समय था, रात काफ़ी थी, अंधेरा था, तो ये लोग कपड़े ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। लेकिन अंधेरे की वजह से इनको कपड़े मिल नहीं रहे थे। थक हार कर जब ये लोग वापस आते हैं तो अराउंड 4:30 बजे के आसपास का समय हो चुका था, और उसी समय मोहन चंद जंगल में फ्रेश होने के लिए आया था, और किसी वजह से वो उस गड्ढे में गिर जाता है जो गड्ढा इन्होंने पुष्पा को दफनाने के लिए खोदा था। और उसके बाद में मोहन चंद टार्च जला के जब देखता है तो उसे पुष्पा की डेड बॉडी दिख जाती है। उसके बाद में वो चीखता है, गांव वाले आते हैं, और उस समय ये लोग भागते हैं तो गांव वाले इनको पकड़ लेते हैं, मामला पुलिस में। और उसके बाद में जब पुलिस पोस्टमार्टम कराती है तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिसमें ये पता चलता है कि पुष्पा की मौत एक्चुअल में किस वजह से हुई थी। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आता है कि पुष्पा का जो प्राइवेट पार्ट था इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। पुष्पा उठने की भी कोशिश कर रही थी, तब उस समय इन्होंने उसके साथ में बहुत ज़्यादा मार पिटाई भी की थी। फाइनली इन दोनों को जेल भी होती है। लेकिन इस इंसिडेंट के अंदर आप लोगों ने देखा कि इस इंसिडेंट के अंदर सबसे बड़ी गलती मोहर सिंह की है कि उन्होंने अपने बेटे सुरेंद्र की शादी एक ऐसी लड़की से कराई जिसकी उम्र महज 22 साल के आसपास थी। वहीं उस लड़की के परिवार वालों की भी गलती है। हालांकि वो गरीब थे और जो मोहर सिंह का परिवार था वो अमीर था, लेकिन उनको ये देखना चाहिए था कि हम अपनी बेटी की शादी जिस व्यक्ति से कर रहे हैं उसका बेटा ही हमारी बेटी की उम्र का है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा ने उसके बावजूद भी इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन जो पंकज था उसके अंदर कुछ ऐसी आदतें थीं, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से उसने माँ और बेटे के रिश्ते को भी तार तार कर दिया। और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें फैमिली के अंदर ही कुछ इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को लगातार क्राइम की कहानियाँ सुनाता रहा हूँ, और मैंने 600 एपिसोड लगभग अपने ट्रू क्राइम सफ़र पे भी सुनाए हैं, और वहाँ भी मैंने इस तरीके के बहुत सारे केसेस कवर किए हैं। अभी हाल ही में एक कानपुर का केस आया था जिसमें रमज़ान में उनकी पत्नियों ने उनके साथ में इंटीमेट होने से मना कर दिया था कि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। तो उसके बाद में उन दोनों हैवानों ने एक 13 साल के लड़के को अपहरण कर उठा लिया, और उसके बाद में उसके साथ में अपनी इच्छाएं पूरी की, उसका रेप किया, एंड उसके बाद में उस लड़के को मार कर उन लोगों ने कुएं में फेंक दिया, और बाद में उसी के परिवार वालों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। ज़रा सोचिए, ह्यूमैनिटी जो है वो लगातार दुनिया से उठती चली जा रही है। लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर इस तरीके की स्टोरीज लगातार मिलती रहेंगी, तो आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दिखाइए, ताकि आप लोग को रियल डॉक्यूमेंट्री क्राइम की मिलती रहें। क्योंकि समाज के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं उससे हमें आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम कब किस शक्ल में किसके सामने आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।